हेलो दोस्तों, राइज ऑफ एजुकेशन में आपका फिर एक बार स्वागत है और मैं आपके साथ शुभम मौजूद हूँ। पहले तो क्षमा चाहता हूँ दोस्तों कि एक बहुत लंबे अंतराल के बाद उपस्थित हो रहा हूँ और आज जो हमारा विषय होगा वो राज्य होगा। हालांकि राज्य पर मैंने एक संक्षिप्त वीडियो बनाया था जिसमें सिर्फ राज्य के तत्वों के बारे में हमने डिस्कशन किया था और सिर्फ सामाजिक समझौता सिद्धांत किस प्रकार राज्य बनता है उसके बारे में बात किया था। तो लेकिन आज का जो वीडियो रहेगा वो राज्य की परिभाषा, प्रकृति, तत्व और राज्य का महत्व, राज्य क्यों ज़रूरी है और ख़ासा तौर पे एक प्रश्न रहता है कि क्या झारखंड एक राज्य है या फिर जो हम प्रांतों को राज्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और विभिन्न विचारकों ने क्या-क्या परिभाषा दिया है राज्य के संदर्भ में, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा चर्चा का विषय जब राज्य हम लोग देखते हैं तो उसके निहित चारों तत्वों को लेकर के भी चलेंगे कि जैसे जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, और संप्रभुता को सबसे मूल तत्व क्यों माना गया है, इस पर आज की चर्चा रहेगी। तो एक लंबे से वीडियो के लिए आप तैयार हो जाएँ। लगभग ये 10 से 12 मिनट का वीडियो तो होना ही चाहिए। हालाँकि ये भी लंबा नहीं है लेकिन मैं ट्राई करूँगा। तो आप बने रहिए अंत तक और एक-एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिए। लेकिन जब हम तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, राजनीति की परिभाषा को देखते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का जो मूल केंद्र बिंदु जो होता है, वो हमेशा राज्य होता है। राज्य के इर्द-गिर्द ही जब हम अध्ययन करते हैं, उसको राजनीतिक अध्ययन बोलते हैं। तो हम लोग ये एक परिभाषा के तौर पर यहाँ लिख सकते हैं, जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो हमारा केंद्र बिंदु राज्य रहता है और राज्य का संदर्भ हम लोग इस बात से समझ सकते हैं कि जब समाज संगठित रूप से एक हो जाता है, तो वह राज्य कहलाता है। विभिन्न विद्वान विभिन्न तरीके से अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। एक विचारक हुए जिनका नाम था आर.एम. मैकाइवर। ये एक युक्ति देते हैं, मतलब ये एक बात कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में जितने लेखक हैं उतने प्रकार की राज्य की विचारधारा है। राज्य एक अमूर्त संस्था के रूप में उभरती है और इसको परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल काम विचारकों के लिए भी हुआ, तो हमारे लिए तो ज़ाहिर-सी बात है एक बहुत बड़ी युक्ति लगानी पड़ेगी हमें। लेकिन विभिन्न विचारकों ने क्या-क्या कहा और पाश्चात्य विचारकों ने क्या कहा इसके संदर्भ में, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देख लेते हैं कि राज्य को जब हम लोग देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का उदय जब हम पाश्चात्य दृष्टि से देखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग का नाम मिलता है अरस्तू। मैकियावेली आधुनिक राज्य के चिंतक के रूप में उभरते हैं। तो अरस्तू ने अपने राज्य का जो संदर्भ रखा था वो एक टर्म यूज़ करते हैं पॉलिस। पॉलिस का मतलब वो स्टेट टर्म यूज़ करते हैं। तो वहाँ भी राज्य का एक ज़िक्र होता है और मैकियावेली ने अपने द प्रिंस में स्टैटो नाम को का ज़िक्र किया है जो कि राज्य के संदर्भ में था। और गार्गर एक विचारक होते हैं, वो राज्य के संदर्भ में कहते हैं राजनीति विज्ञान का अध्ययन और अंत राज्य से ही होता है। मतलब राजनीति विज्ञान का जो हम अध्ययन करते हैं उसका जो शुरुआती छोर है और अंतिम छोर है वो सिर्फ राज्य पे ही टिका हुआ रहता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि साधारण तौर पे जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसका केंद्र बिंदु राज्य ही रहता है। राज्य से जुड़े हुए मामले को हम लोग राज्य के अधीन में देखते हैं। अरस्तू एक विचार देते हैं। अरस्तू का एक कथन है कि राज्य की उत्पत्ति मानवीय आवश्यकताओं के कारण हुई है और जीवन के लिए इसका अस्तित्व बना हुआ रहता है। मतलब मनुष्य जिस तरह निरंतर अपना कार्य करते रहेंगे उस तरह राजनीति विज्ञान इस राज्य तत्व को बढ़ाते रहेगा। मैं बार बार नोट करवा देना चाहता हूँ, राज्य एक अमूर्त संस्था है। अमूर्त मतलब इसको देखा नहीं जा सकता, ये भावना के रूप में जुड़ा हुआ है। इसके निहित 4 तत्वों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये राज्य का एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब बात होती है कि राज्य का महत्व क्या है, राज्य की आवश्यकता है। तो राज्य की आवश्यकता के संदर्भ में हम लोग इस बात से ये लगा सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसलिए समाज में रहकर ही वो अपने हितों की पूर्ति करता है। और समाज आप जानते ही हैं, समाज में अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं। जब आप लॉक्स, हॉब्स, रूसो का सामाजिक समझौते, जनरल विल ये सब पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा कि मनुष्य अपने हित के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि आपस में संगठित होकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो कि हमारी रक्षा करे, कानून बनाए। तो वहाँ जाके वहाँ से राज्य का निर्माण होता है। अब एक दार्शनिक हुए हैं, वो राज्य को बोलते हैं कि मानव शरीर में जो कार्य अमाशय करता है, मतलब पेट के अंदर जो अमाशय होता है पाचन का काम करता है, वही काम राज्य समाज के लिए राज्य करता है। मतलब जिस तरह मनुष्य का अमाशय मनुष्य का संचालन करता है, उसी तरह समाज का संचालन राज्य करता है। अब महत्व की बात अगर हम लोग लाते हैं तो राज्य तो एक व्यापक शक्तिशाली संगठन के रूप में उभरा हुआ है। तो इसमें कुछ-कुछ पॉइंट है, पॉइंट से भी समझ सकते हैं कि इसका महत्व क्यों है। पहला पॉइंट अगर हम लोग ये समझ सकते हैं, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। इसको अरस्तू बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि जो व्यक्ति
जो मनुष्य राज्य का सदस्य नहीं होता है वो तो शायद देवता होगा या तो जानवर होगा। मतलब राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है और एक तरीका से उसको उस क्षमता के लायक बनाता है जो वो डिजर्व करता है। दूसरे में जब हम लोग देखते हैं कि राज्य एक अनिवार्य संस्था है। राज्य एक अनिवार्य संस्था मतलब सभी लोग मानते हैं कि राज्य का जो विकास हुआ वो शुरुआती चरण से समाज समाज जब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आगे बढ़ता है वो विकसित होते होते एक राज्य का रूप लेता है। तो अरस्तु और प्लेटो बोलते हैं, पर प्लेटो के एक कथन को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि मानव अपने से पूर्ण नहीं कर सकता, मतलब मानव अपने आप में सभी सुविधाओं को पूर्ण नहीं कर सकता है, इसीलिए वो दूसरों का सहारा लेता है। और जब वो दूसरों का सहारा लेता है तो वो समाज संगठित हो जाता है, और जब समाज संगठित होता है तो वो राज्य का रूप ले लेता है। वहीं अरस्तु बोलते हैं राज्य की उत्पत्ति मानवीय आवश्यकताओं से ही हुई है और इसका अंत भी मानवीय आवश्यकताओं के चलते ही होगा। तीसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो राज्य शांति और सुरक्षा का संस्थापक माना जाता है। पहले मैंने बता चुका हूँ कि राज्य में जो भी लोग रहते हैं वो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपस में झगड़ा झंझट फसाद चोरी डकैती सब करेंगे। तो आपस में सहमति बनाने के लिए उन्हें एक कानून लाना पड़ता है। जब वो कानून का निर्वहन जो करवाते हैं वो राज्य ही करवा सकते हैं। राज्य व्यक्ति, चौथा पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो राज्य व्यक्ति का व्यक्तित्व में विकास करता है, उसे अपॉर्चुनिटीज देते हैं, उसे एक मंच प्रदान करते हैं कि अपने आप को कैसे उभार सकते हैं। लास्की का एक कथन है, आप उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। राज्य समाज को संकीर्ण स्वार्थों से राज्य समाज को संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर और दबाव डालने वाली उतनी शक्ति का प्रयोग करके शासन की स्थायी हितों की अभिवृद्धि करता है। और पांचवा पॉइंट जब हम लोग देखते हैं तो राज्य नैतिक जीवन का शर्त है। मतलब अगर आपको जीवन को अच्छे तरीके से संचालन करता है, बहुत आदर्शवादी या फिर बहुत ही उदारवादी लोग राज्य को एक अमूर्त बहुत अच्छा संस्था मानते हैं जो कि व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी संस्था है, और इसी से ही समाज का विकास हो सकता है। टी.एच. ग्रीन एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, वो विचारक हुए हैं। उन्होंने राज्य के बारे में एक कथन कहा है कि मात्र बल प्रयोग नहीं, सहमति राज्य का आधार है। मतलब सिर्फ बल प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं हुआ है, लोग आपस में जुड़े मिले और एक अच्छे तरीके के समाज से ही राज्य का निर्माण किए हैं। तो इतने में जब हमने देखा तो राज्य का महत्व जब हम लोगों ने समझा कि राज्य एक अनिवार्य संस्था है, और ज़्यादातर जब भी कोई विचारक विचार करते हैं तो आप ये हमेशा ध्यान दीजिएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति के बीच के ही डिफरेंस को वो बताते हैं। और राज्य का महत्व व्यक्ति के विकास को उभारने में, राज्य व्यक्ति की रक्षा करने के लिए ही बनाया गया है। तो विभिन्न विचारकों ने अपनी परिभाषाएं दी है, मैं एक एक करके परिभाषा आपको पढ़ता हूँ और यहाँ स्क्रीन पे भी शो होते रहेगा, आप एग्जाम में इसे नोट भी कर सकते हैं एग्जाम के लिए। तो पहली परिभाषा जो देते हैं वो अरस्तु ही देते हैं। तो अरस्तु बताते हैं राज्य परिवारों तथा गांवों का एक ऐसा संघ है जिसका उद्देश्य पूर्ण संपन्न जीवन की प्राप्ति है। मतलब संपन्न जीवन की प्राप्ति है। इसमें बहुत से विचारक इनकी आलोचना भी करते हैं कि ये एक आदर्श रूप बताते हैं राज्य का। इसमें ना वो संप्रभुता की बात करते हैं, ना वो सहमति की बात करते हैं, वो एक आदर्श रूप को बयां करते हैं। तो इसमें बहुत विचारक आलोचना भी करते हैं। लेकिन जब हम यूनान के उस समय की बात करें तो उस समय के हिसाब से राज्य की परिभाषा यही सटीक बैठती है। मतलब ये राज्य की परिभाषा नहीं हो सकती है, एक समाज की परिभाषा के रूप में ये उभरती है। दूसरा एक सिसरो विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा है राज्य बहुसंख्यक समाजों का एक ऐसा संगठन है जो कि सामान्य अधिकारों और पारंपरिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। तो इस परिभाषा से भी हमें ये हो सकता है कि समाज जब संगठित होता है तो वो अपने लाभप्रद के लिए ही होता है। तीसरा विचारक सेंट अगस्टाइन है कि राज्य ऐसे व्यक्तियों के समझौते द्वारा निर्मित संस्था है जिन्होंने अपने संगठन और कर्तव्यों के प्रयोगों एवं मत के लिए पारस्परिक संबंध में लाभ प्राप्ति के लिए अपने आप को बनाया है। मतलब लाभ के पद पे ही रहने के लिए आपस में एक मेल मिलाप किया गया है जिससे वह राज्य का निर्माण करते हैं। वुड्रो विल्सन एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है एक निश्चित भूभाग में कानून के लिए संगठित जनसमूह को राज्य कहते हैं। लास्की एक बहुत बड़े विचारक हुए, उनका कहना है कि राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने नियत का मतलब अलॉट जमीन भौगोलिक क्षेत्र के अन्य व्यवस्थाओं पर सर्वोच्च सत्ता रखता है।
गार्डनर की एक परिभाषा है। गार्डनर को आपको जब भी राज्य लिखिएगा, गार्डनर की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो गार्डनर कहते हैं, राज्य अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता है, जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो तथा प्रायः आंतरिक नियंत्रण से भी अपने आप को स्वतः रखता हो, जिसका एक संगठित शासन हो तथा आदेश का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वतः करता हो। मतलब गार्डनर इसमें कहते हैं कि जब एक समाज अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक एक ही जमीन में रहता हो और वह अपने बाहरी और आंतरिक निर्णय के लिए स्वतंत्र हो, और जो भी कानून बने उसको बहुत बड़े जनसमूह द्वारा समर्थन प्राप्त हो, वह जनसमूह इस कानून को माने, तो हम कह सकते हैं कि वह राज्य है। और गार्डनर की परिभाषा बहुत ही सटीक बैठती है, क्योंकि पाश्चात्य से लेकर के आधुनिक तक में किसी की परिभाषाओं में राज्य के चारों तत्वों की झलक नहीं मिलती है। गार्डनर की परिभाषा में आपको चारों तत्वों की झलक मिलती है। तो गार्डनर की परिभाषा एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जा सकती है। वहीं मार्क्सवादी दृष्टि को भी अगर आप देखिएगा तो मार्क्सवादी बोलते हैं कि राज्य एक परस्पर विकास का परिणाम है, और यह सिर्फ दो वर्गों को राज्य बताता है, और शोषित वर्ग और शासन करने वाला वर्ग। मतलब एक मशीन मात्र है जो कि शासन और शोषित का एक क्रम बताता है। वहीं एक विचारक हुए रॉबर्ट ए डॉल, उन्होंने कहा है किसी क्षेत्रीय भूभाग के निवासियों द्वारा निर्मित राजनीतिक व्यवस्था को राज्य कहते हैं। अब यहाँ एक बात गौर करनी है, जब हम लोग पाश्चात्य राजनीति को पढ़ते हैं तो 18वीं और सदी के बाद 19वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। अमेरिका सोशल साइंस एसोसिएशन में कुछ विचारक उभरते हैं, जिनका नाम था हेराल्ड लासवेल, चार्ल्स मरियम, ग्रेडियल आमन, डेविड ईस्टन और एस्टर जैसे अमेरिकी राजनीतिक विज्ञानकर्ता। ये क्या करते हैं कि ये राजनीति के जो व्यवहारिक अध्ययन से हटकर एक सूक्ष्म अवधारणा, मतलब वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करना शुरू करते हैं, जिसको सूक्ष्मदर्शी अध्ययन या फिर सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन माना जाता है, जो कि अब राज्य के अंदर निहित तत्वों का अध्ययन करते हैं। राज्य कैसे काम करती है सोच करके, राज्य के तत्व में क्या क्या काम होता है, उस पर जब वो बात करने लगते हैं तो वहां से एक व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत होती है, जो कि हम लोग पॉलिटिकल थॉट में पढ़ने वाले हैं। तो वहां से हम लोग देखते हैं कि जब ये राज्य तत्व है, वहां से अब राज्य को के अध्ययन को रिप्लेस करता है राजनीतिक व्यवस्था, जिसको हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से जानते हैं। और यहाँ से एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आता है कि राज्य के अंदर भी चार तत्व की बहुत विस्तृत तौर पर हम लोग चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ देते हैं। इसी क्रम में आमंड एक वही अमेरिकी साइंस फॉर सोसाइटी के एक सदस्य हैं। उन्होंने अपनी परिभाषा दी है कि राजनीतिक व्यवस्था समुदायों से प्राप्त अंतःक्रियाओं की वह व्यवस्था है जो कि औचित्यपूर्ण भौगोलिक बाह्यता के प्रयोग या प्रयोग की धमकी के माध्यम से एकीकरण का अनुकूलन कार्य करते हैं। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी इन लोग बोलते हैं कि राज्य एक अनिवार्य संस्था है जिसमें लोग आपस में सहमति जता करके आपस में जुलकर एक स्वतः कानून बनाने के लिए निर्णय लेते हैं, और जिसके अंतर्गत लोग निवास करते हैं। अब जो हमारा आगे का टॉपिक रहेगा वो रहता है राज्य का मूल तत्व क्या है। हालांकि जब हम राज्य के संदर्भ में बात करते हैं तो हमने पहले भी बताया था कि हम मुख्यतः चार तत्वों पे बात करेंगे जो कि राज्य के तत्व होते हैं। तो अब इस पे एक प्रश्न होता है कि चार ही तत्व क्यों, चार से अधिक तत्व भी तो हो सकता था। तो जब हम भारतीय राजनीति पाश्चात्य दर्शन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको याद होगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखते हैं तो वहाँ कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग दंड कोश और मित्र। तो ये जो 7 अंग बताए गए हैं राज्य के, वो भी एक तरह से हम लोग मान सकते हैं कि राज्य के ही अंग है, राज्य के तत्व हैं। उसमें कौटिल्य वो डिसाइड करते हैं। लेकिन जब हम आधुनिक संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं कि 1933 में मोंटेविडियो कर्वेसन एक होता है, दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे नामक देश की राजधानी है वो। तो वहाँ पे एक बहुत से देशों के राजनीतिक विशेषज्ञ आते हैं और एक कन्वेंशन करते हैं, मतलब एक सम्मेलन करते हैं। वहाँ पे राज्य की परिभाषाओं पर एक बहुत गहन अध्ययन होता है, जहाँ से इन चार तत्वों को मान्यता दी जाती है, जिसमें मूलतः
भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार होती है। और अब हम एक-एक तत्वों को देखते हैं और ब्रीफ में समझते हैं कि जनसंख्या क्या होती है, सरकार क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है। जब हम देखते हैं कि राज्य का एक तत्व जनसंख्या होता है, जनसंख्या को आप बहुत हल्के में नहीं आंक सकते हैं कि क्योंकि किसी भी निश्चित भूभाग में जब कोई जनसमूह निवास करता है तो उसकी एक पहली कुंजी बनती है। और पाश्चात्य दर्शनों को आप जब पढ़ते हैं तो जैसे प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जनसंख्या को 5040 बताया है, और रूसो ने एक स्वस्थ लोकतंत्र की जनसंख्या को लगभग 10,000 बतलाया है। लेकिन अभी वर्तमान में जब हम लोग यूएनओ के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो 191 कंट्री है, जिसमें से सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा देश भारत ही है, और सबसे छोटा देश मोनाको इत्यादि देखते हैं। तो जनसंख्या भी मायने रखती है, लेकिन उतनी मायने नहीं रख पाती है। लेकिन इसके आलोचक में अगर हम लोग देखते हैं तो दो प्रकार के लोग बोलते हैं। अधिक जनसंख्या राष्ट्र को बीमार भी कर सकता है, तो जनसंख्या राज्य का एक प्रमुख अभिन्न अंग माना जा सकता है। दूसरा जब हम लोग देखते हैं तो रूसो कहता है कि जनसंख्या के अंदर दो प्रकार के सॉरी जनसंख्या को हम लोग दो प्रकार में विभक्त कर सकते हैं, एक शासक और एक शासित, और दूसरा नागरिक और एक अनागरिक। तो रूसो बोलता है राज्य ने राज्य की नीति निर्धारक को शासक और नीति पालन करने के रूप में बतलाया है। एग्जाम्पल के लिए वो बोलते हैं कि राज्य दो प्रकार के अधिकार मतलब दो प्रकार के तत्वों का निर्वहन करवाता है। पहला तो वो कुछ अधिकार देता है और कुछ कर्तव्य देता है। जो व्यक्ति राज्य के अधिकारों का निर्वहन करता है वो शासक है, और जो व्यक्ति राज्य के कर्तव्यों का निर्वहन करता है वो शासित है। तो ये एक जुगसुपाठ एक गेटेल एक होते हैं विचारक, वो बोलते हैं राज्य के अधिकार और कर्तव्य में शासक कार्य में संग्रहित रहते हैं, वो नागरिक कहते हैं। मतलब जो शासन का कार्य करते हैं वो शासन के अंदर रहते हैं वो नागरिक कहलाते हैं, और जो शासक के कार्य में सक्रिय नहीं रहते हैं वो अनागरिक कहते हैं। इसको एकदम सिंपल ढंग से ये समझिए कि आप भारत में रहते हैं, भारत में आपको वोट देने का अधिकार है, भारत में आप राशन ले सकते हैं, तो वहाँ के आप नागरिक हुए। लेकिन कोई विदेशी आदमी यहाँ घूमने आया है, हालांकि वो जनसंख्या का एक हिस्सा है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता, वो आपका राशन नहीं ले सकता, वो कहीं भारतीय कानून के लिए ज़्यादा बाध्यप्रद नहीं है, तो वो अनागरिक कहलाता है। उसके बाद जब हम लोग दूसरे तत्वों की बात करते हैं तो दूसरे सब तत्व को भी बहुत अनिवार्य तत्व माना गया है, जो कि है भूभाग। भूभाग को एक बलिंट राली एक दार्शनिक है, वो बतलाते हैं कि जनता जब तक राज्य का स्वरूप धारण नहीं करती है तब तक वह निश्चित प्रदेश को आवंटन नहीं मान सकती है। मतलब जब तक एक प्रदेश आपको नहीं मिलता है, एक भौगोलिक क्षेत्र आपको नहीं मिलता है, तब तक वह जनसंख्या निवास कहाँ करेगी। एग्जाम्पल के लिए यहूदी धर्म को आप लोग देखते होंगे, 1947 से पहले वो इधर उधर बिछड़ती थी, लेकिन 1947 के बाद जब वो इजराइल बनाती है तो एक देश बना लेती है, एक राज्य बना लेती है, तो भूभाग का एक वैसा महत्व निकलता है। आधुनिक विचारक एक जेएस मिल हुए, वो बोलते हैं आधुनिक युग में जिस तरह दूरी घटती जा रही है और विश्व संकुचित होते जा रहा है, मतलब वो जनसंख्या को जमीन को जोड़ करके बताते हैं कि किस प्रकार देश संकुचित होते जा रहा है। और अगर हम पाश्चात्य दर्शन में रूसो का अध्ययन करते हैं, रूसो बताते हैं कि जब आप बहुत बड़े राज्य को देखते हैं तो राज्य में बड़े राज्य के लिए निरंकुश शासन होना चाहिए, मध्यम राज्य के लिए कुलीन तंत्र, और जो सबसे सूक्ष्म छोटा राज्य होता है उसके लिए लोकतंत्र पर्याप्त है। और चौथा जब हम लोग तीसरा तत्व देखते हैं तो सरकार, और सरकार आपको पता ही है एक अमूर्त अंग होता है जो कि सभी कानूनों के लिए जिम्मेदार होता है। तो गार्डनर सरकार को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सरकार राज्य का वह साधन है जो कि मशीन है, वो मशीन से तुलना करते हैं जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य सामान्य नीतियां और हित पूर्ति करती है। मतलब राज्य के लिए जितने भी हित की पूर्ति होती है वो सरकार करती है। और सरकार के 3 अंग होते हैं जिसको हम लोग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। जब सरकार पे चर्चा होगी तो इस पर हम लोग डीप चर्चा करेंगे। और चौथा तत्व जो होता है वो संप्रभुता होता है। संप्रभुता का हम लोग सिंपल मीनिंग हो सकते हैं कि संप्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जो कि संप्रभुता से कोई भी राज्य किसी चीज के लिए बाध्य नहीं हो सकता। यह आंतरिक संप्रभुता भी हो सकती है और बाह्य, मतलब संप्रभुता को 2 भागों में हम लोग देख सकते हैं, पहला आंतरिक संप्रभुता और दूसरा बाह्य संप्रभुता। तो आंतरिक संप्रभुता का अर्थ होता है कि राज्य अपने निर्णय को लेने के लिए बाध्य नहीं होगा, और बाहरी संप्रभुता का अर्थ होगा कोई की बाहरी
कोई भी डिसीजन राज्य ले सकता है और कोई भी बाहरी देश इस पे दबाव नहीं डाल सकता। एग्जाम्पल के लिए परमाणु प्रसार संधि, जिस पे अमेरिका बोल रहा था कि आप साइन कर दीजिए, आप परमाणु बम नहीं बना सकते हैं, तो लेकिन भारत दबाव में नहीं आता है, तो क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अब प्रश्न ये उठता है, जब हम लोग पूरा कंक्लूजन को देखते हैं, तो राज्य के संदर्भ में बहुत विचारक बहुत से बात कहते हैं। गार्नर एक परिभाषा देते हैं कि राज्य बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक लोगों का समूह होता है, जो कि अपने इच्छा से कानून का निर्वहन करते हैं, और राज्य आंतरिक और बाहरी शक्ति निर्णय लेने के लिए मुक्त होता है। और निहित राज्य हमारे क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। बहुत लोग राज्य का आलोचना भी करते हैं, जिसे उदारवादी इसे अच्छा मानते हैं, मार्क्सवादी इसको शोषण का जरिया मानते हैं, अराजकतावादी मानते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। और जब राज्य के तत्वों की बात करते हैं, तो राज्य में 4 तत्व होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। संप्रभुता, बाहरी संप्रभुता और आंतरिक संप्रभुता होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसको कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के नाम से जानते हैं। तो अब एक प्रश्न होता है कि भारत एक राज्य है? तो बिल्कुल हाँ, भारत एक राज्य है, लेकिन 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था, क्योंकि भारत के पास सारा कुछ था। अपने ज़मीन था, अपना जनसंख्या था, अपना सरकार भी था, लेकिन उसके पास एक चीज़ नहीं था, जो कि संप्रभुता थी। वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन था। लेकिन 1950 के बाद जब भारत का अपना एक संविधान बन जाता है, वो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतः स्थिर हो जाता है, वो अब आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए पूरा सजग हो जाता है, तो वहाँ से उसको राज्य का दर्जा मिल जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी राज्य जब राज्य बनता है, उसको उसके पड़ोसी देशों का सहयोग मिलना अति आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए भारत जब आज़ाद हुआ था, तो इसको पहली बार जो मान्यता दी थी, वो रसिया ने दी थी। और एक उदाहरण ये भी देख सकते हैं, जब अमेरिका साम्यवाद की ओर बढ़ रहा था, तो अमेरिका ने उसे शायद 1971 में उसे मान्यता नहीं दी थी। तो ये भी एक संप्रभुता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने पुट होता है। अब एक प्रश्न आता है कि क्या झारखंड एक राज्य है? तो जी नहीं, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य नहीं है, वो एक प्रांत है। हम उसका साधारण तौर पर राज्य प्रयोग कर सकते हैं, और करते भी हैं, और देश को हम लोग राष्ट्र के तौर पर राज्य की जगह हम लोग प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो इसमें है, जनसंख्या भी है, संप्रभुता भी, सॉरी, जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, लेकिन संप्रभुता इनकी नहीं है। इनकी संप्रभुता भारत सरकार के अधीन है, क्योंकि वह एक भारत के अंदर के प्रांत है, और इन्हीं प्रांतों को जोड़ कर के भारत एक राज्य राष्ट्र बनता है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस 25 मिनट के पूरे वीडियो में कन्फ्यूज़न तो हुई होगी, मुझे भी पता है, लेकिन कुछ आपको जो समझना है कि राज्य क्या होता है। राज्य के बहुत से विचारक बहुत से परिभाषा देते हैं। आपको 3-4 विचारक की परिभाषा को याद रखना है, जिसमें अरस्तू हो गए, गार्डनर हो गए, डेविड स्टर्न की परिभाषा को आप देख सकते हैं, आमंड की परिभाषाओं को देख सकते हैं, जो कि एक राज्य कैसे बनती है इसके बारे में बात करते हैं। उसका राज्य के चारों तत्वों को आपको देखना है, और कोई तत्व जब अति हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो राज्य के लिए नुकसान भी है, वो विचारक खुद बताते हैं। और इसी सब चीज़ों से जब राज्य बनता है, तो राज्य व्यवस्था का अध्ययन होता है, जिसको हम और आप पढ़ते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।